चलिए देखिए, मेंसुरेशन में भी दो टाइप पर चलेंगे अपन। एक 2D रहेगा और एक 3D, यानी कि 2D डायमेंशन के अंतर्गत चलेंगे और 3D डायमेंशन के अंतर्गत चलेंगे। अब 2D के अंतर्गत क्या रहेगा और 3D के अंतर्गत क्या रहेगा उसको भी देख लेते हैं। 2D के अंतर्गत जो भी आप पढ़ोगे, कहने का मतलब है एक तरफ आप बात करोगे क्षेत्रफल की या परिमाप की। कहने का मतलब है यहाँ पर जो आप पढ़ रहे होगे वो क्षेत्रफल पढ़ रहे होगे या परिमाप की बात कर रहे होगे, यानी कि जिसको एरिया और पैरामीटर आप कहते हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ पढ़ेंगे तो आयतन पढ़ेंगे, कहने का मतलब है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। आयतन पढ़ेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। हो सकता संपूर्ण क्षेत्रफल भी आपसे क्या करेगा, पूछेगा। इस टाइप के जो सवाल रहेंगे यहाँ पर, क्षेत्रफल रहेगा, परिमाप रहेगा, किस किस का निकालेंगे, तो जिसकी दो भुजाएं हो। 2D का मतलब जिसकी दो भुजाएं। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, जिसकी तीन भुजाएं हो। कहने का मतलब है दो भुजाएं किसकी रहेंगी। अगर दो भुजाओं का मतलब ये नहीं है, दो डायमेंशन यानी कि दो विमाओं में जिसकी भुजाएं हो, यानी कि एक तो लंबाई में जाए और एक आपकी क्या जाए, चौड़ाई में जाए धरातल पर। जबकि 3 डायमेंशन का मतलब है एक एक्स अक्ष हो, एक वाई अक्ष हो और एक खड़ा हुआ जेड अक्ष हो, यानी कि आपका वो क्या रहेगा, 3 डायमेंशन रहेगा। हमने तीन भुजाएं कह दी थी अभी, वो नहीं समझना है। 3 डायमेंशन का मतलब है तीन विमाएं जिसमें हो। कहने का मतलब उसकी अपनी लंबाई हो, उसकी अपनी कुछ चौड़ाई हो और अपनी उसकी कुछ क्या हो, ऊंचाई हो। वहां पर हम बात किसकी करेंगे, आयतन की बात करेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही पाई जाएगी, चाहे वो वर्ग होगा, चाहे वो त्रिभुज होगा, चाहे वो आयत होगा, चाहे वो बहुभुज होगा। यानी कि वो सारी चीजें आपकी कहाँ रहेंगी, क्षेत्रफल के अंतर्गत रहेंगी। यानी कि यहाँ पर आपको त्रिभुज पढ़ना है, कहने का मतलब है सारी कंडीशन, त्रिभुज की सारी कंडीशन आप देखेंगे, चतुर्भुज की सारी कंडीशन आप यहीं देखेंगे, वृत्त की सारी कंडीशन आप यहीं देखेंगे, और साथ में बहुभुज, यानी कि जो आपका बहुभुज रहेगा वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत जो है वो आपका क्या आ जाएगा, बहुभुज भी आ जाएगा। यानी कि विभिन्न भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम क्या कहेंगे उसको, बहुभुज के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कि आयतन क्या होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर बात करेंगे घन घनाभ की, यहाँ पर बात करेंगे घन घनाभ की, यहाँ बात करेंगे हम बेलन की, यहाँ बात करेंगे हम शंकु की, यहाँ बात करेंगे हम शंकु के साथ गोला की, हम बात करेंगे अर्धगोला की। शायद आप समझ गए होंगे कि सारी चीजें यहाँ आएंगी। आपका जो छिन्नक आता है, कहने का मतलब है जैसे बाल्टी जो है वो किसके आकार में रहती है, छिन्नक के आकार में रहती है, तो वो भी जो है वो आपके यहीं पर आ जाते हैं। चाहे वो लंबवृत्तीय छिन्नक की बात करें या किसी भी प्रकार की बात करें, तो घन घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और आपका छिन्नक जो है वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसके अंतर्गत। और बाकी जो क्षेत्रफल है उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज के अंतर्गत आएंगे। तो पहला पार्ट ये लंबा पार्ट है सर, दोनों ही आप समझ सकते हो। मेंसुरेशन 2D डायमेंशन ये रहेगा और 3D डायमेंशन ये रहेगा। पढ़ाने के तो सारी तरीके हैं, आप कहोगे तो 2 दिन में भी पढ़ाए हैं इसके पहले, मतलब 3 दिन पढ़ाए हैं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में ही पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब 3 दिन में नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको टाइम लेके थोड़ा पढ़ाएंगे, यानी कि पूरा 2D आपको पहले अच्छे से क्लियर कराएंगे, फिर उसके बाद 3D आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। सारे सवाल कोशिश करेंगे यही लग जाएं, लेकिन कोशिश करना कि आप भी सवालों को घर पर लगाएं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले 3D डायमेंशन में, और पहली आकृति ले लेते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में सारी चीजों को समझना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि आखिर किसको त्रिभुज कहेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछता है, या त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात यदि आपसे कोई करता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जर्नल वे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला आपसे कोई कहता है तो जर्नल वे में ध्यान रखना 1/2 लेंगे, और साथ में आप क्या लेंगे, आधार लेंगे, और साथ में आप क्या लेंगे, ऊंचाई लेंगे।
यानी कि ये एक प्रकार का त्रिभुज का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो आपका कहलाएगा। लेकिन फिर कंडीशन के आधार पर जरूरी थोड़ी है कि हमें आधार और ऊंचाई मिल ही जाए। जब आधार और ऊंचाई नहीं मिलेगी तो हम उस कंडीशन के आधार पर क्या करेंगे, मान जो है वो अलग अलग क्या करेंगे, हम निकालेंगे। यानी कि अगर आधार और ऊंचाई हमें नहीं मिल रही है तो हम किसी अन्य तरीके से भी क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो जब अन्य तरीके से सवाल को हल करेंगे तो वहां देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से हम सवालों के हल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आया है यहाँ पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं उसमें विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि अभी आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे कि अपन त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने जाएंगे, लेकिन आपके पेपर में मेंसुरेशन में जितने प्रकार के, कहने का मतलब है मेंसुरेशन में जितने प्रकार के आपके त्रिभुज आते हैं उन पर आधारित होके जो भी प्रश्न आपके बनेंगे वो सारे कंसेप्ट आपको हम पहले क्लियर कराते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इतना तो आप बेसिक पढ़ के आए हैं, और शायद यूपी टेट की तैयारी करके जब आप सुपर टेट पढ़ने आए हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा। कहने का मतलब है इतना तो आप जानते ही होंगे कि आखिर विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या दी गई हो, अलग अलग दी गई हो। यानी कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न त्रिभुज के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो विषम बाहु त्रिभुज है वो भुजाओं के आधार पर लिया गया है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर एक हमने त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया, सपोज दैट ये त्रिभुज जो है वो आपका बन गया है। अब हाथ में बेंड रहेगा तो एक्यूरेट नहीं बने, पर ये ए भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई और एक सी भुजा हो गई। हमने मान लिया है कि तीनों भुजाओं के मान आपके क्या दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। और जब तीनों भुजाओं के मान अलग अलग दिए गए हैं तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, आपकी सी भुजा जो है वो आपकी दी गई है। इसके लिए जब भी एरिया पूछे तो आप बताओ इसके लिए एरिया कैसे निकालोगे। क्या ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। तो यहाँ पर किसी भी एक को आधार मान लोगे कि दूसरा ऊंचाई तो चाहिए पड़ेगी। ऊंचाई का मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंब हो, और इसमें लंब दिया नहीं है, केवल 3 भुजाओं की माप दी है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। तो फिर जब नहीं निकाल सकते तो फिर हम कैसे निकालें, उसके लिए भी आपको बता रहे हैं और आपने पढ़ भी रखा होगा कि जब भी कभी विषम बाहु त्रिभुज दिया हो और उसकी तीनों भुजाओं की माप ए बी और सी दी गई हो तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यानी कि ये हीरोज फॉर्मूला के नाम से जो है वो किताबों में प्रचलित है, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के नाम से। अब बात करेंगे इसी में अर्ध परिमाप की कि ये जो आपका s दिया गया है वो आपका क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस अर्ध परिमाप का मान क्या होगा, तो परिमाप क्या है, a प्लस बी प्लस सी। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज या किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी समस्त भुजाओं के मानों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो भुजाओं के मानों का योग करोगे तो वो क्या कहलाएगा, परिमाप। और अर्ध का मतलब क्या कर दिया है, आधा। तो हम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप का क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप s रहेगा, उसमें से s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके हम क्या कर लेंगे, सवालों को हल कर लेंगे। बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, सवाल हल कर सकते हो। तो ये 2 फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब विषम बाहु त्रिभुज के बाद दूसरा हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन रहती है। यानी कि आपका जो दूसरा रहेगा वो समकोण त्रिभुज रहेगा। यानी कि एक तरफ अगर कहें कि आपका समकोण त्रिभुज है, अभी हम विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ के आए हैं, तो अब समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या कंडीशन रहेगी। तो समकोण त्रिभुज की अगर कोई बात करेगा कि किसको आप समकोण त्रिभुज कहेंगे, तो मान लेते हैं कि ये आपका एक प्रकार से क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज के नाम से जो है वो जाना जाएगा। जिसमें अगर हम मान लें तो ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है और ये मान लिया सी है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, पता ही है आपको। साथ में 90 अंश के सामने जो भुजा पड़ेगी वो आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाती है, और जिस पर ये खड़ा होता है ये भुजा आपकी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। हम पता है आपको, हमें कि आपको ये पता है, फिर भी हम पढ़ा उसी हिसाब से रहे हैं, ये मान के कि आप एज अ न्यू स्टूडेंट हैं और आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना।
तो लंब दिया है, आधार दिया है और कर्ण दिया है, या यूं समझें कि हमने अपने आप को इसी रूप में ढाल लिया है कि धीरे 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 ही आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, लंब हुआ, आधार हुआ और कर्ण हुआ। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय तो लगती ही है, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल तो सीधा ही है कि अगर समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है तो हम कहेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ पर तो आधार दिया गया है भाई, आधार क्या दिया गया है? ये पूरा का पूरा आपका आधार ही तो है BC, और आपकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? ये लंब जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा कि जब भी कभी पूछा जाए तो हमने मान लिया है, सपोज दैट हमने मान लिया है कि ये इसका आधार B है और इसकी हाइट h है, तो हम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि 1/2 V इंटू क्या कर सकते हैं? h कर सकते हैं, जो कि किसको बताएगा? इसके क्षेत्रफल को क्या करेगा? बताने का काम करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम क्या कर सकते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट के रूप में क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीजें तो आपको पता ही होगी कि अगर कोई परिमाप पूछे कि इस समकोण त्रिभुज का भी परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का मतलब तो यही होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय कोई लगाए कि पाइथागोरस प्रमेय, तो वो भी आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार या लंब का स्क्वायर पहले लिख लो, या लंब का स्क्वायर बाद में लिख दो। तो ये भी पता होगा कर्ण का स्क्वायर का मतलब है इस भुजा का वर्ग बराबर रहता है किसके? आधार यानी कि B के वर्ग के, और h यानी कि लंब के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या कर रखी होगी? पढ़ रखी होगी शायद, आई थिंक। ठीक है, चलिए हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनाते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाएं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक और पाइथागोरस प्रमेय, एक और समकोण त्रिभुज क्या कर लिया है? बना लिया है। मान लो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर ये बना लिया है समकोण त्रिभुज थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए अगर ये समकोण त्रिभुज हमने यहाँ बना रखा है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में क्या रहेगा? ये मान लिया कि ये कोई भुजा A है, ये भुजा कोई B है, और ये भुजा क्या हो गई? मतलब एक आपका जीव जो है वो C हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि यहाँ की जो बेस है इसको हमने क्या माना था? B माना था। ध्यान करो, थोड़ी देर के लिए हम इसको कैपिटल B मान ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे कि यह अगर आपका कैपिटल B रहेगा, कहने का मतलब है कि ये कैपिटल B है, कहने का मतलब है ये कैपिटल B है, और इसके साथ में जो ये लंब हम ले रहे हैं इसकी लंबाई हमने क्या मान ली है? P मान ली है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये P है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर P मानेंगे, सपोज दैट हमसे ये कहा जाए कि इसके इस वाली भुजा से, कहने का मतलब है जहां से ये 90 अंश का कोण है, इससे अगर कोई लंब डाला जाएगा तो वो सामने वाली भुजा पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। किसी भी समकोण त्रिभुज में होगा सर। अब जब होगा तो ये भी यहाँ 90 अंश का काटेगा, लेकिन ये क्या बन गया है? एक प्रकार का लंब बन गया है। और इसको हम क्या मान लें? इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, यानी कि स्मॉल हाइट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। भाई ये भी तो आपका क्या है? या फिर अच्छा चलो ठीक है, अगर आप इसको हाइट ना माने तो इसको हाइट मान लो फिर, ठीक है ना। अगर इसको हाइट नहीं मान रहे हो तो इसको हाइट मान लो h थोड़ी देर के लिए। ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा B हो गया है, ठीक है ना। ये हमारा आधार हो गया है। ये h जो माने थे हमने वही h वापस मान लिया है। तो इस वाले को हम क्या मान ले रहे हैं? P मान ले रहे हैं, कहने का मतलब है, यानी कि आपका लंब डाला है हमने तो P मान ले रहे हैं। जबकि इस AC की माप क्या है? ये कर्ण की माप होगी, और कर्ण की माप को हमने किससे डिनोट कर लिया है? h से जो है वो क्या कर लिया है? डिनोट कर लिया है। हाइपोटेनियस कहते हैं शायद इसको इंग्लिश में, तो इसको h से क्या कर लिया है? डिनोट कर लिया है। अब देखना सर, दोनों कंडीशनों को इक्वल करते हैं। पहली बार के लिए हम क्या ले लेते हैं? ये हमारे लिए आधार है पहली बार के लिए, तो इस आधार BC के लिए लंब का काम कौन करेगा? AB काम करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लिखना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट आएगी कि नहीं आएगी? पहले ये बताओ, बेस इंटू हाइट आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से अगर निकालना चाहें तो अब हम इसको अगर क्या मान लें? बेस मान लें। तो इस बेस के लिए, कर्ण के लिए लंब का काम कौन कर रहा होगा?
ये H आपका कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, पहले आप ये बताओ। ये वाला जो है वो P, यानी कि जो P है वो किसके लिए लंब का काम करेगा, ये कर्ण के लिए क्या करेगा, लंब का काम करेगा। इससे भी जब हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तब भी तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आएगा। तो जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आएगा तो इसको भी हम किसके बराबर कर देंगे, इसी वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो 1/2 आधार का मतलब H है, इंटू यहां पर लंब क्या माना है, P माना है। 1/2 से 1/2 कट गया। अब यहां पर ये 4 वैल्यू आपको दी गई हैं। एक तो दिया गया है किसी भी त्रिभुज की ये भुजा यानी कि VC जो आपका आधार रहेगा, एक त्रिभुज की ये भुजा जो लंब रहेगी, एक त्रिभुज का दिया रहेगा कर्ण, तो चौथा मान जो P रहेगा वो ये। तो ये 4 में से पेपर में 3 आपको गिवन होंगे यानी दिए होंगे, एक कोई आपका क्या होगा, अननोन होगा, उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस कंडीशन को अप्लाई करके। तो कंडीशन क्या रहेगी, P इंटू H बराबर क्या रहेगा, H इंटू P। किसी भी प्रकार से आप याद रख लें, ये आपको रिलेशन क्या रखना है, याद रखना है। अगर लंब की माप पूछ रहा है तो लंब की माप कैसे निकालोगे, कर्ण पर खींचा गया लंब तो P है, तो P बराबर आएगा बेस इंटू हाइट अपॉन क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, यानी H का क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो वहां से किसका मान निकल आएगा, P जो आपका परपेंडिकुलर है कर्ण पर, उसका मान जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है सर? चलिए आगे चलते हैं और अब सवाल लेते हैं। कहने का मतलब है जब इस प्रकार से हमने ले लिए हैं तो अब पहले 2 कंसेप्ट लिए तो 2 कंसेप्ट पर पहले सवाल लेते हैं, फिर तीसरा कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है? शायद यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए तो यहां पर सवाल ले लिया है कि ये 6 दिया गया है, ये 8 दिया गया है और ये 10 दिया गया है। बताओ इतने सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इतने सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। कि यदि कोई 3 भुजाएं दी गई हैं 6, 8 और 10, और इससे मिला करके अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कंडीशन, और पहली कंडीशन क्या है, यानी कि जो पहली कंडीशन है, कहाँ गया सवाल, ये रहा। यानी कि जो पहली कंडीशन है, यानी कि जो आपके सवाल है वो 6, 8, 10 है। तो यहाँ पर A का मान, B का मान, C का मान, तीनों अलग अलग भुजाओं के मान दिए गए हैं। और जब तीनों भुजाओं के अलग अलग मान दिए गए हैं तो आपके पास पहला तो यही है कि विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए कैसे करते हैं, तो हीरोज फॉर्मूला का क्या करते हैं, आप प्रयोग करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे कि A का मान अगर ये है, B का मान ये है और C का मान ये है। हीरोज फॉर्मूलों से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो अंडर रूट के अंदर क्या करते हो, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहाँ पर S का मान अगर निकालोगे तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C का मतलब कितना दिया गया है, 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2। अब यहाँ इसको जोड़ दोगे, 8 6 14 और 10 24, 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया आपका 12। तो अर्ध क्षेत्रफल कितना है, अर्ध परिमाप कितना है 12। अब 12 में से ही क्या कर देना है, इनको सॉल्व करना है। तो 12 इंटू 12 माइनस कितना आएगा 6 इंटू 12 माइनस कितना आएगा 8 इंटू 12 माइनस कितना आएगा 10। अब इसको ही आप सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करना आसान है, अंडर रूट 12 गुणा मत करना। 12 में से 6 घटाओगे 6, 12 में से 8 घटाओगे 4 और 12 में से 10 घटाओगे 2। इनके ही फैक्टर कर लो और अंडर रूट का साइन है तो जोड़े के रूप में बाहर निकाल लो। हम 12 को क्या लिख सकते, हम 6 गुणे 2 लिख सकते, 6 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते और 2 तो 2 है ही। तो ये जो 6 दिया है हम इसको फिर से 3 गुणे 2 लिख सकते। कहने का मतलब है हम और फैक्टर कर देंगे। देखो गुणा करना कठिन है, उसके अलावा गुणनखंड करना आसान होता है और गुणनखंड से मान निकालना और भी आसान होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या किए हमने, 3 गुणे 2 कर लिए। 6 के गुणनखंड किए, 3 गुणे 2 कर लिए। 4 का किया, 2 गुणे 2 किया और 2 आपका पहले से था। अब जोड़े के रूप में बाहर निकालो, जरा देखो 2 2 का एक जोड़ा बाहर निकला, 2 2 का एक जोड़ा बाहर निकला, 2 2 का एक जोड़ा बाहर और 3 का एक जोड़ा बाहर। तो बाहर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 8 और 8 का गुणा 3 में किया, कितना आ गया 24। तो जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना आ रहा है आपका 24 आ रहा है। ये तो पहला तरीका है, लेकिन हम आपको अभी केवल कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
जरूरी थोड़ी है कि आप सवाल इससे लगाएंगे, ठीक है ना। आपके पास अल्टरनेटिव मेथड भी है, देखना कैसे। ये तो एक वो तरीका है जिसमें आप अंडर रूट हीरोज फॉर्मूला, यानी कि जब कोई फॉर्मूले काम नहीं कर रहे उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन और भी तो तरीके हैं, देखना जरा और तरीकों को चेक करते हैं कि और तरीके क्या क्या हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं और तरीकों की, जैसे कि आपकी भुजाएं तो यही दी गई थी, क्या दी गई थी, एक 6 दिया गया था, एक 8 दिया गया था और क्या दिया गया था, 10। अगर किसी प्रकार हमें ये पता चल जाए कि ये पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत जो है वो त्रिक बना रहे हैं, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में आंसर निकालना क्षेत्रफल आसान है, क्योंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के रूप में क्या है, ये आपका चलता है। तो यहाँ पर बस ये चेक करना है कि क्या ये तीनों की तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाई जाती अथवा नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर फिर वही चेक करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, उसका स्क्वायर क्या करोगे, आधार का स्क्वायर करोगे, प्लस जो दूसरी भुजा बच गई वो लंब के स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करोगे बराबर, लंब जो है आधार मान लिया हमने 8, तो 8 का स्क्वायर है, और लंब 6 मान लिया तो 6 का स्क्वायर है। यहाँ 8 का स्क्वायर करोगे 64, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 64 बराबर 100 आ रहा है, और यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रही है, लागू हो रही है। यानी बच्चों की तरह करना है तो ये एक तरीका सुइटेबल बैठता है। लेकिन अब आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, कहने का मतलब है आपको ऐसे नहीं करना है, अच्छा भी नहीं लगता आपको करना ऐसा, तो आप कैसे करेंगे, जब भी कभी अब ये तो कंडीशन तय है कि ये पाइथागोरस त्रिक में पाए जाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गई। और जैसे ही प्रमेय लागू हो गई तो एक आपका क्या है, लंब है, एक आधार है, किसी को भी मान लो लंब और आधार। और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2, यानी कि 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका 8 मान लिया और लंब हाइट को कितना मान लिया है हमने, 6। तो 2 से चाहे जिसको काट दो, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, 8 का गुणा 3 में किया कितना आ गया, 24। 24 यहां से आया था और 24 यहां से आ गया। तो अभी आपको सिर्फ तरीके सिखा रहे हैं, अभी ये नहीं कह रहे कि अभी ये सवाल आपको कितने समय में लगाना है, ये तो आप बाद में देखेंगे कि हम कब कौन सा कंसेप्ट यूज करें ताकि सवाल जल्दी से जल्दी लग जाए। अब यहाँ पर ये प्रोसेस अभी भी लंबी जा रही है, जो पाइथागोरस त्रिक निकालने की प्रोसेस है, पूरी पाइथागोरस प्रमेय को लागू करने की प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, पाइथागोरस त्रिक को चेक करना हम आपको बता देते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक कैसे चेक करेंगे, 2 कंडीशन बनती हैं, या तो संख्याएं सम पाई जाएंगी या संख्याएं आपकी विषम के रूप में क्या पाई जाएंगी, पाइथागोरस त्रिक के रूप में क्या होंगी, आपकी पाई जाएंगी। तो जब भी कभी संख्या क्या दी गई हो, सम दी गई हो, जब भी संख्या क्या दी गई हो, सम दी गई हो, तो यहाँ पर कोई भी संख्या सम ले लो, ये छोटी संख्या 6 को क्या कर लो, उठा लो। बात समझ पाए, कोई भी संख्या को क्या कर लो, आप ले लो। तो छोटी संख्या हमने क्या ले ली, 6 ले लिया। बात समझ पाए कि नहीं। अब 6 को चूंकि सम संख्या है, छोटी संख्या ली है, 6 का किया आधा, 6 को क्या करेंगे, आधा। 6 का आधा कितना आ गया, 3, और 3 का कर देंगे क्या, स्क्वायर। देखो एक बार जो छोटी संख्या उठाई है उसका करेंगे आधा, और आधा जो निकला है 3 उसका कर देंगे स्क्वायर यानी वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना आया है, 9। तो क्या हमारा जो 6 जो है वो 9 के साथ पाइथागोरस त्रिक में पाया जाएगा, नहीं। 9 में 1 जोड़ दो और 9 में 1 घटा दो। जब 9 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 10, और 9 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 8। कहने का मतलब है जो 6 है वो किसके साथ पाइथागोरस त्रिक बनाएगा, 8 और 10 के साथ क्या करेगा, पाइथागोरस त्रिक बनाएगा। कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में यही भुजाएं पाई जाएंगी। तो सिर्फ आपको चेक करने के लिए बस केवल इतना सा स्टेप चलना है, और तुरंत के तुरंत कहां पहुंच जाना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर क्या कर जाना है, पहुंच जाना है। तो यहाँ पर सम संख्या के लिए तो ये रहेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो जरूरी थोड़ी है कि केवल और केवल आपके में हमेशा सम संख्याएं ही मिले, आपके में विषम संख्याएं भी तो होंगी। तो सम संख्या के लिए अगर हमने ये लिया है, मान लो कोई विषम संख्या आ गई, अब हम विषम संख्या एक ले ही लेते हैं। मान लो सपोज दैट हमने यहाँ पर ले लिया है कि कोई विषम संख्या 3 है। अब बताओ 3 किस किस के साथ पाइथागोरस त्रिक में पाई जाएगी। तो देखो सम संख्या को आधा किया था और फिर स्क्वायर किया था। अब विषम संख्या तो आधी हो नहीं सकती, तो विषम संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे और फिर आधा कर देंगे। भाई जस्ट अपोजिट है उसका, भाई सम संख्या को पहले आधा किया और फिर वर्ग कर दिया।
इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या का पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना आया 9, और फिर 9 को क्या कर देंगे आधा, तो 9 को आधा कर दोगे तो कितना आएगा 4 दशमलव क्या आएगा 5, 9 को आधा करोगे कितना आएगा 4.5। इसकी पूरी संख्या ले लो, कहने का मतलब है इसमें 4.5 को पूरा करेंगे तो 0.5 जोड़ दो, और 4.5 को फिर पूरा करेंगे तो 0.5 क्या कर दो घटा दो, या 4.5 के आगे पूर्ण संख्या 5 रहेगी, और 4.5 के नीचे संख्या पूर्ण कौन रहेगी, आपकी 4 रहेगी, जो आपकी पूर्ण संख्या के रूप में पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो 3 रहेगा वो किस किस के साथ पाइथागोरस त्रिक में पाया जाएगा, जो 3 है वो 4 और 5 के साथ क्या बनाएगा, हमेशा पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाया जाएगा, या पाइथागोरस त्रिक जो है वो आपका क्या करेगा, बनाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ, कोई डाउट नहीं? अगर कोई है तो पूछ लो सर जी। देखो आप लोगों के साथ हमने फिर वही बात दोहराई है कि अभी हम इसके पहले जो बैच पढ़ा रहे थे तो हमें बहुत स्लो चले हैं, मतलब मैं एक ही सवाल को, हम एक ही कंसेप्ट को 3 बार रिपीट करते थे, क्योंकि सभी लोगों को साथ लेके चलना था, तभी तो सबका विकास हो पाता, कहने का मतलब ये है। लेकिन अब तो आप लोग यूपी टेट पास करके आ गए हो, तो इतनी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं, आई थिंक, ठीक है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल जोड़ घटाना। फिर भी अगर लगे कि हम स्पीड से भाग रहे हैं तो थोड़ा डाउन करा देना कि नहीं नहीं बहुत तेज चल रहे हो, ठीक है ना। ये मत सोचना कि भाई हमें समझ में आना चाहिए, सीधी सी मतलब ये है। वैसे तो हम शायद सही चल रहे हैं, फिर भी अगर लगे कि नहीं हम आप एकदम रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हो तेज, तो थोड़ा स्लो चलो, तो हम थोड़ा स्लो चलने लगे, ठीक है ना बहन जी, वो ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे लगे कि हम तेज चल रहे हैं तो बता देना कि नहीं आप फिर से तेज भागने लगे हो, तो हम फिर से डाउन आ जाएंगे, ठीक है ना, फिर थोड़ा स्लो स्लो बढ़ाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो घातांक करनी 3 दिन में निपटा दी, वहां हम 6 दिन में शायद निपटाए थे, ठीक है ना। तो अंतर है सर, क्योंकि एक दिन में यहाँ 20 से 22 क्वेश्चन लग जाते, वहां 6 सवाल लगा पाते थे, हम खुद काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 एक घंटे में, ठीक है ना। और यहाँ 1 घंटे में लगभग 20-22 सवाल लग जाते हैं। चलिए, तो सम और विषम के आधार पर पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालेंगे, और उनको निकालने का उद्देश्य क्या है, उनको निकालने का उद्देश्य ये दिया है, उनको निकालने का उद्देश्य ये दिया है। सपोज दैट कोई आपसे पूछे यहां पर कि बताओ 5, 12, 13 वाली भुजाओं का 5, 12, 13 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा, बताओ कैसे बताओगे, बोलो जल्दी। तो देखते ही मिल जाना चाहिए। पहला काम केवल ये करना है कि चेक करना है कि भाई जो आपका 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक में है अथवा नहीं। तो 5 को क्या है, चूंकि ये विषम संख्या, तो इसका क्या करोगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 को क्या कर देना है 2 से भाग, 25 को 2 से भाग दोगे 12.5, इसको पूरा कर दो तो 13, और इसको पीछे पूरा करो तो 12। तो जो 5 है वो किस किस के साथ पाइथागोरस त्रिक में होगा, 12 और 13 के साथ पाइथागोरस त्रिक में होगा। क्या यही 3 संख्याएं नहीं दी गई हैं 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक के रूप में? हाँ सर दी गई हैं। अब दी गई हैं तो फिर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए सीधा ही लिखेंगे कि 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो ध्यान रखना जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है, वो कभी बेस और हाइट नहीं बनेगी। तो बाकी की जो छोटी भुजाएं रहेंगी वो बेस और हाइट बनेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बेस 5 मान लो, तो हाइट क्या मान लो 12, 2 से 12 को काटोगे 6 बार, 6 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा 30 आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कहने का मतलब है इस प्रकार के अगर कोई सवाल आते हैं तो उनको आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे, आप कर लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। बोलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, बोलिए बोलिए। नहीं कोई डाउट सर जी? बस केवल इतना ही। हाँ, ये इसलिए कि पाइथागोरस त्रिक के रूप में आपका पता चल जाएगा, तो उससे हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला लगा लेंगे, इसलिए
ठीक है ना। और आपके पेपरों में तो ऐसे भी सवाल आए हैं कि बताओ निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक बनाता है या नहीं बनाता, तो वहां पर भी सीधा सीधा 1 नंबर मिल जाता चेक करके। सम संख्या दी गई या विषम, तो देख लो किसके साथ पाइथागोरस त्रिक बन रहा है, क्योंकि ये सभी के साथ बनाएगा, ये नहीं कि केवल इसी के साथ। किसी भी संख्या को आप ले लें, जरूरी नहीं कि केवल इसी के साथ, किसी भी संख्या को ले लो, 4 को ले लो, 6 को ले लो, 8 को ले लो, 16 को ले लो, किसी को भी ले लो, सब में लगभग लगभग यही कंडीशन, जिसके साथ बनता है पाइथागोरस त्रिक उसी के रूप में पाया जाता है, और वही विकल्प आपको मिलते हैं। चलें अब आगे। चलिए, तो अब एक सवाल और आपके लिए छोड़ रहे हैं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। कह रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है और दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो हम जैसे ही लिखें कोशिश किया करें कि 1 मिनट के अंदर ही आपका आंसर आ जाए। पेपर में बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका, आपको ये तय है, ठीक है ना। अगर आप लगा सकते हैं तो उस 1 मिनट के अंदर अंदर आप सवाल को हल करने की कोशिश करें, भले ही ना कर पाए लेकिन हल करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि इससे आपका दिमाग चलेगा तो आप सोच पाओगे कि आखिर हम क्या कर रहे थे, और हम जब बाद में सॉल्यूशन बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या आपको करना है। बस इतना शानदार है। चलिए, आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग ही तो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। अब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, एक 8 दी और एक 15 दी, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप के बराबर दिया है। तो 15 और 8 को जोड़ दो और 40 में से उसको क्या कर दो, घटा दो। तो 15 और 8 को जोड़ोगे तो आपका 15 और 8 कितना हो गया, 23, और 40 में से 23 को घटाओगे तो कितना बचाएगा, 17। यानी कहने का मतलब है जो तीसरी भुजा है वो आपकी निकल के आएगी कितनी, 17। कहां से आ गई, क्योंकि 40 में से आपको किसको घटा देना है, 8 + 15 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपसे जो 17 जो आएगी वो तीसरी भुजा की माप जो है वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर तीनों भुजाओं की माप आ गई है, एक भुजा 17, एक भुजा 15 और एक भुजा 8। चेक करो क्या पाइथागोरस त्रिक में तो नहीं है। भाई हम हीरोज फॉर्मूला पर तो सबसे बाद में जाएंगे, क्योंकि वो टाइम लेता है। उस पर तो हम जब जाएंगे जब हमारे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएं। तो यहाँ पर 8, 15, 17 क्या पाइथागोरस त्रिक बना रही, चेक कर लो। 8 चूंकि आपकी क्या दी गई है, 8 जो है वो एक प्रकार का क्या दिया गया है, आपका सम संख्या दी गई है। क्या दी गई है, सम संख्या। तो सम संख्या का क्या करते हैं, पहले हम स्क्वायर करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, बताओ। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बहन जी, रुक जाओ, तसल्ली रखो। 6 तो हमने भाग दे दिया था और 6 को किसके साथ दिखा दिया था, 8 और 10 के साथ दिखा दिया था। ठीक है। तो इसको भी दे दो भाग, तो हम 8 में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो आप 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना रहेगा, 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना रहेगा, 16। अब 16 में क्या करो, 1 जोड़ दो तो 17 और 1 घटा दो तो क्या आएगा आपका 15। आ गया कि नहीं। तो ये आपका जो 8 है वो किसके साथ पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाया जाएगा, यानी कि ये जो आपस में 15, 17 है सही है, और ये समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और अगर समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो हम इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू क्या करोगे, हाइट।
तो 1/2। अब हम बेस हाइट किसको माने, बड़ी भुजा को छोड़ करके दो छोटी भुजाओं को मान लो। छोटी भुजा 8 और 15 है, तो यहाँ 8 गुणे क्या कर दिया 15, 8 2 से 8 जो है 4 बार काट दिया, 15 का गुणा 4 में किया कितना आ गया 60। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 60। बात समझ पाए बहन जी की नहीं समझ पाए, बताइए। ठीक है, बोलिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो और नहीं हो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। यदि एक त्रिभुज का परिमाप यदि एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और इसकी दो भुजाओं की माप आपसे आंसर चाहेंगे, इसकी दो भुजाओं की माप 6 व 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। चलिए बोलो। क्या भैया, ठीक है अभियान। कितना आ रहा 6 रूट नहीं, 6 रूट 6 नहीं आ रहा होगा, 6 रूट 10 आ रहा। हाँ 10, इसका जो आंसर आएगा वो 6 और अंडर रूट में 10 आएगा। ठीक है ना, चलिए अब बताओ, हमें बताना है कि हो गया, बताना है ना, हो गया सभी का। हाँ बता दो, देखो इसलिए तो चलिए देखना सुनना। एक त्रिभुज का परिमाप 24 है, इसकी दो भुजाएं 6 व 7 सेंटीमीटर है। तो अगर एक भुजा 6 है और दूसरी भुजा 7 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, 24 में से 6 और 7 यानी 13 घटा दो, यानी कि 24 में से क्या घटा दो 13 घटा दो, तो 24 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगी 11, यानी कि जो तीसरी भुजा की माप आएगी वो कितनी आ जाएगी 11 जो है वो आ जाएगी। अब तीसरी भुजा की माप अगर 11 आई है तो चेक कर लो क्या ये 6 जो है वो 7 और 11 के साथ पाइथागोरस त्रिक में पाई जाएगी। तो वैसे भी अभी चेक करके आए हैं, 6 जो है वो 8 और 10 के साथ पाइथागोरस त्रिक में होती है। बात समझ पाए, और अगर भूल गए तो तुरंत कर लो, 6 का क्या करोगे आधा 3 और 3 का क्या कर दोगे स्क्वायर, और स्क्वायर क्या है 9, 9 में 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, तो 8 और 10 के साथ क्या होता है इसका पाइथागोरस त्रिक जो है वो बनता है। तो यहां पर अब पाइथागोरस त्रिक में तो नहीं है। अब जब पाइथागोरस त्रिक में नहीं है अब और आपके पास कोई फॉर्मूला है नहीं तो सिवाय हीरोस फॉर्मूला के, तो अब यहां पर 3 भुजाएं ए बी सी हो गई, तो इसका अर्ध परिमाप क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा, जहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान 6 प्लस 7 प्लस क्या दिया गया है 11 और बटे 2 है। अब इसको आप जोड़ लें, अब आप जोड़ेंगे तो क्या रहेगा आपका, फिर वही वापस से आ जाएगा क्या, अरे कहने का मतलब इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दिया गया है परिमाप 24, इनका योग 24 ही तो है, और ऑलरेडी दिया गया है 24, तो यही 2 का भाग दे दो तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है ना भाई, यही तो वो परिमाप है, इसी का तो हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, भुजाओं का योग ही तो 24 है, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 11 24,
तो जरूरत क्या है योग करने की, हमारे दिमाग पर क्लिक अभी हुआ, पहले नहीं हो पाया, तो a प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं, जो परिमाप दिया है उसको ही याद कर दो, 12 है। हीरोज फॉर्मूला का फॉर्मूला कहता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप सीधा सीधा घटा दें तो s का मान कितना है 24, 24 इंटू 24 में से क्या घटाएंगे पहले 6, फिर 24 में से क्या घटाएंगे 7, फिर 24 में से क्या घटाएंगे 11। अब भैया लिख दो अंडर रूट के अंदर इन सबको घटा के, तो ये तो 24 रहेगा, इस मल्टीप्लाई बाई 24 में से, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ही गलती कर रहे हैं। 12 में से घटाना है, 12 अर्ध परिमाप है, ठीक है, 12 में से घटाना है और हम 24 में से घटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अभी ऐसी गलतियां तो बहुत मिलेंगी आपको छोटी छोटी। चलिए देखना, अब यहां पर कितना दिया है 12 इंटू 12 में से 6 घटाया 6, 12 में से 7 घटाया 5, 12 में से 11 घटाया 1। अब देख लो क्या ये वर्गमूल में क्या बाहर निकल के आ रहा है, तो वर्गमूल में क्या बाहर निकल के आएगा, यहाँ 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हो 4 गुणे क्या लिख दिया 3, 6 को क्या लिख दिया 3 गुणे 2, तो यहाँ पर देखो 4 से 2 बाहर निकलेगा और 3 के जोड़े से 1 3 बाहर निकलेगा, 2 और 5 अंदर ही रहेगा, तो जो बाहर निकला वो क्या निकला, एक 4 का जो है वो 2 बाहर निकला और 2 3 का जो है वो आपका 1 3 बाहर निकला, और अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 2 10 हो गया, तो 3 दूनी 6, अंडर रूट 10 आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत यहाँ वहां हो गया होगा इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ होगा, बाकी तो सही है। चलिए क्या, अच्छा गुणनखंड ज्यादा कर दिए थे, उतने ही करो सर गुणनखंड जितने की आवश्यकता हो। चलिए देखना, अब यहां पर एक कंडीशन लेते हैं, जरा देखना, एक कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि हम एक चीज आपको बता चुके, क्या बता चुके, अगर कोई त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार से, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा आपकी क्या दी गई है, सी दी गई है, तो हम ये कंडीशन आपको बता चुके हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर के दिया होगा तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इतनी बात तो तय है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। लेकिन 2 केस और भी तो बनते हैं, उन केसों को भी तो आपको याद रखना है। उनमें पहला केस ये रहेगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योगफल तीसरी भुजा सी स्क्वायर के वर्ग से अधिक होगा तो फिर उस कंडीशन में इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज नाम देंगे, न्यून कोण त्रिभुज क्या करेंगे, नाम देंगे। ऐसे कंडीशन रहती हैं। और तीसरी कंडीशन, अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो, कम हो, तो फिर हम इस त्रिभुज को नाम क्या देंगे, अधिक कोण त्रिभुज क्या करेंगे, नाम देंगे। तो भुजाओं के आधार पर, इस कंडीशन के आधार पर हम 3 प्रकार के त्रिभुज क्या कर सकते हैं, मत बता सकते हैं। पहला क्या रहेगा, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा से अधिक है तो निश्चित है, डेफिनेट यह बात कि वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन अगर दो त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर दिया गया है तो निश्चित सी बात है कि वो त्रिभुज आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर दो त्रिभुज की भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर से कम है तो निश्चित सी बात है कि वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण लिख दिया हमने, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ पाए। अब कहो इस पर भी सवाल बनते हैं क्या, इस पर भी कैसे सवाल आएंगे, कहने का मतलब है, देखो एक बात तो तय है, इतनी बात तो आप समझ गए हैं, इतनी बातें तो आपको आती हैं। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या, जिसमें थीटा का मान 0 से अधिक हो और 90 से क्या हो, कम हो, तो ऐसे समस्त कोण अगर उस त्रिभुज के अंतर्गत बन रहे हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। कहने का मतलब है सारे कोण क्या रहेंगे, 90 से 0 के मध्य में रहेंगे, ना तो 90 के बराबर रहेंगे ना 0 के बराबर, 0 से 90 तक। फिर इसके बाद समकोण एग्जैक्ट थीटा बराबर 90, और अधिक कोण का मतलब है थीटा का मान जब किससे अधिक हो जाए, 90 से अधिक हो जाए और 180 अंश से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
लेकिन जब 180 से 180 पर पहुंच जाए तो वो कोण जो है वो सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है, और 180 से अधिक हो जाए तो बृहत कोण की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो उसको काउंट करते हैं, और 360 हो जाए तो वो संपूर्ण कोण की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। बात समझ पाए? तो ये कंडीशन तो अभी ज्योमेट्री में आपको फिर से मिलेंगी, अभी केवल बात किसकी कर रहे हैं, इस क्षेत्रफल के आधार पर, कंडीशनों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर कुछ सवाल बताते हैं कि किस प्रकार के सवाल आप लेंगे। चलिए, जैसे कि ये तो सवाल कर लोगे आप, ये तो हमने करा ही दिए हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर दी गई हैं, और त्रिभुज की भुजाएं अगर 13, 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। ये तो कर सकते हो, कहने का मतलब है 13, 14, 15 क्या ये पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाई जाएंगी? बताओ, क्या 13, 14, 15 पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाई जाएंगी? तो जवाब है नहीं। और अब आपको इसको किससे करना पड़ेगा? हीरोज फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्लियर है, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कर लोगे सवाल, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 और 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या इसमें हीरोज फॉर्मूला लगेगा कि या कोई समकोण त्रिभुज की कंडीशन इसमें बन जाएगी? तो इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समकोण त्रिभुज की कंडीशन बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि आप चेक कर लो, 10 रहेगा, 10 को क्या करोगे? आधा करोगे 5, 5 का वर्ग करोगे 25, 25 में जोड़ दो तो नहीं आ रहा, 25 में घटा दो तो नहीं आ रहा। बात समझ पाए? तो यहाँ पर भी नहीं, तो दोनों के दोनों हीरोज फॉर्मूला से आपके क्या है, आएंगे। आप इनको चाहो तो लिख लो, फोटो खींच लो, लगाना हो लगा लेना, आपको ग्रुप पे भेज देंगे, मतलब व्हाट्सएप अभी ग्रुप पे भेज देंगे, परेशान नहीं। चलिए, तो हमें इन सवालों के उत्तर बताओ जो कंडीशन हमने आपको पढ़ाई है उनके आधार पर। पहला सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। ये दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप कितनी दी गई है? एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है आपकी 7, 8 और 10। तो बताओ त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी? क्या त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है, क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, या त्रिभुज आपका क्या दिया गया है, अधिक कोण त्रिभुज के रूप में जो है वो आपका क्या है, दिया गया है। तो हमें इसके आधार पर बताना है कि आखिर ये जो त्रिभुज होगा वो किस प्रकार का होगा, किस कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो ये त्रिभुज जो है वो आपका आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं सर, फिर वही 7, 8 और 10। तो भैया पहले तो पाइथागोरस त्रिक तो नहीं बन रहा है, पाइथागोरस त्रिक तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि 10 जो है वो 8 और 6 के साथ क्या होता है, 6, 8 और 10 के साथ पाइथागोरस त्रिक बनाता है। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, तो न्यूनकोण और अधिक कोण की कर लो। समझ रहे बात की नहीं समझ में आ रही? हवाई तो नहीं चल रहा सब कुछ, ये कह रहे भाई यहाँ पर 7, 8 और 10 सेंटीमीटर अगर है तो हम कहेंगे कि ये 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो 7 रहेगा, इस 7 का मतलब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का मतलब पहले हम इसका वर्ग करते हैं, फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, तो कहीं संख्या आ ही नहीं रही कि पाइथागोरस त्रिक के रूप में जो है वो आपका पाया जाए। बात समझ पाए? चलिए, तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है 7 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, और यहां पर क्या कर दिया, 10 का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया 64 और 10 का स्क्वायर किया 100। जोड़ दो, 9 में 4 जोड़ दिया तो 13, 6, 4, 10 और 1, 11, 113। और 113 जो मान है वो किससे अधिक आ रहा है? 100 से अधिक आ रहा है। और जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो तो वो त्रिभुज की प्रकृति क्या होती है? न्यूनकोण त्रिभुज होती है। तो आप किसको टिक कराएंगे? न्यूनकोण त्रिभुज को क्या करेंगे? टिक करेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कहने का मतलब है कि ये जो है वो आपको किसको मानना है? न्यूनकोण त्रिभुज को क्या मानना है? सही मानना है। अब बात करते हैं यहीं पर नीचे वाला सवाल, तो जरा इसको आप हमें बताओ कि आखिर ये किस प्रकार की प्रकृति को बताएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 5 का स्क्वायर कर रहे हो 25, 25 का आधा कर रहे हो 12.5, और 12 और 13, 5 जो है वो 12 और 13 के साथ पाइथागोरस त्रिक में होता है। तो समकोण त्रिभुज तो है नहीं, ये तो आप एक लाइन में डिनाई कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे डिनाई करोगे? बात समझ पा रहे कि नहीं सर जी? क्या कहा? 5 था, 5 का हमने क्या किया? वर्ग किया। तो 5 का अगर वर्ग करोगे 25 है,
25 को आधा किया 12.5, 12.5 का मतलब 12 और 13, यानी कि अधिक और कम। तो यहाँ पर 5 जो है वो किसके साथ पाइथागोरस त्रिक में होगा, 12 और 13 के साथ पाइथागोरस त्रिक में होगा, जो तो है नहीं, तो आपका ये समकोण त्रिभुज होगा नहीं। तो अब बच गई कंडीशन क्या, इनकी दो छोटी भुजाओं को जोड़ के देख लो, कहीं ये तीसरे के वर्ग के कम है या अधिक है। अगर अधिक है तो न्यून कोण और कम है तो अधिक कोण। तो यहाँ पर 5 का वर्ग किया प्लस 6 का वर्ग किया और दूसरी तरफ क्या कर दिया, 8 का वर्ग कर दिया। तो 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 8 का वर्ग कितना है 64, जोड़ दो 6 5 कितना हो गया 11, 3 2 5 6, 61 जो है वो 64 से क्या है कम है। और जब तीसरी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक हो जाए तो ये त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज के रूप में जाना जाएगा। यानी कि इसका जो है वो कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बोलो। ठीक है, चलिए तो बताइए, ये दो सवाल आपके लिए हैं, ये दो सवाल आपके लिए हैं, बताइए क्या सही है और क्या गलत, बोलिए। त्रिभुज की भुजाओं की माप 6, 9 व 11 सेंटीमीटर दी गई है और बताइए कि अगर ये माप 6, 9 व 11 सेंटीमीटर दी गई है तो बताइए कि कौन सा त्रिभुज होगा। चलिए बोलिए, अनेक कोण, हाँ तो ये तो हो जाएंगे ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर, इनको स्किप करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। 6, 9 और 11, तो देखो 6, 8, अब तो ये याद हो जाना चाहिए कि कौन किसके साथ पाइथागोरस त्रिक में होगा। 6 हमेशा 8 और 10 के साथ होगा, बात समझ पाए। 5 हमेशा 12 और 13 के साथ होगा, बात समझ पा रहे कि नहीं, ये अपने आप याद हो जाएंगे। 3 हमेशा 4 और 5 के साथ होगा, यानी अपने आप आपको याद हो जाएंगे कि कौन किसके साथ पाइथागोरस त्रिक में होगा। तो 6 और 9 पाइथागोरस त्रिक तो यहाँ नहीं बन रही है, जब नहीं बन रही तो दो भुजाओं का योग करके देख लो, 6 का योग। अब लिखने की क्या जरूरत है पेपर में, हम कहने का मतलब ये है, अब पेपर में तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 9 का करोगे 81, जोड़ दो 6 7 8 3 11 और 11 का स्क्वायर करोगे 121, तो क्या अधिक है, तीसरी संख्या का वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के योगफल से अधिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज को क्या करेगा, जाएगा, क्योंकि तीसरी वाली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप करना गायब करो, सिर्फ दिमाग से खेलना चालू करो, तुरंत के तुरंत आंसर आपके निकलने चाहिए केवल, ठीक है ना। वहां सजा के थोड़ी लिखना कि देखो हमने कंडीशन लिख दी है, ओएमआर सीट पर लिखना पड़ता, क्या नहीं लिखना पड़ता, वहां तो सीधा हमें ओएमआर सीट में टिक लगाना पड़ता, चाहे वो बगल वाले के छाप के हम लगाएं, चाहे हम नकल करके लगाएं, चाहे कैसे भी लगाएं, लगाना चाहिए, बस सीधा टिक लग जाए और वो सही हो जाए, कंडीशन केवल इतनी सी है। चलिए चलिए बताइए इसका क्या सही है, बोलिए। बोलिए इसका क्या सही है, बोलिए इसका क्या सही है। क्या सही है इसका, बोलिए भाई। अधिक कोण, ठीक है। बहन जी का तो आंसर आ गया, अब आप अपना देख लो भाई, बताओ जल्दी और लोग क्या रहा आप लोगों का आंसर बहन जी हो। अधिक कोण लॉक कर दें, अधिक कोण लॉक कर दिया जाए भाई, बताइए सब लोग। जब हमने कहा बहन जी ने आंसर दे दिया है, अब आप लोग अपना देख लें, बोलियो बहन जी हो, क्यों शांत हो, क्या रहेगा बताइए। क्या हुआ, यूपी टेट के बाद जो गैप रहा वो सुस्ती में चले गए सब लोग, आप लोग यूपी टेट के बाद रिलैक्स लिया तो थोड़ा सुस्ती छा गई। अधिक कोण नहीं होगा, आप बताओ। क्या न्यून कोण भी नहीं होगा, आप बताओ। सुनिए, जब भी कभी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योगफल के इक्वल हो तो त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता। एक तीसरी कंडीशन लिख, चौथी कंडीशन लिख लो उसमें, कि जब भी कभी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर आ जाए
तो आप त्रिभुज का निर्माण कर ही नहीं सकते, त्रिभुज का निर्माण संभव भी नहीं होगा। और यहां पर 16 और 9 25 किसके बराबर है? तीसरी भुजा के बराबर है। तो याद रखना कब स्क्वायर स्क्वायर का खेल है। लेकिन एक बार यह भी चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है। उस कंडीशन में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा। चलिए ठीक है, अधिकतर सवाल हो गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब रुक जाएं कि और चलें आगे? बस ठीक है कि थोड़ी और पढ़ें? नहीं ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज रह गया, वो कल पढ़ लेंगे। मतलब कहने का मतलब है बाकी के जो त्रिभुज रहेंगे वो कल पढ़ लेंगे। लगभग हमने समकोण त्रिभुज की कुछ कंडीशन बताई हैं, तो आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, कुछ हद तक चीजें भी क्लियर हुई होंगी। इसके आगे के सवाल फिर लेते हैं, कहने का मतलब है दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं।